प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एटमी प्रोग्राम से पीछे ना हटने पर ईरान और इसराइल में बढ़ती जंग अब सुपर पावर्स में पहुंच गई है। बीच बचाव कराने के बजाय अमेरिका ने यूक्रेन से अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जबकि बरतानिया ने अपने फाइटर जेट्स मिडल ईस्ट मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके बाद ख़तरा पैदा हो गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। क्योंकि अगर इसराइल के साथ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस खड़े हो गए तो ईरान की हिमायत में चाइना, सऊदी अरब और पाकिस्तान सामने आ गए हैं। ईरान इजरायली जारियत के सामने डटा हुआ है। गुज़श्ता रात भी हमने देखा ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बड़ा हमला किया। ईरान ने इजरायली शहर हिफा और तामरा में 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल मारे। इन हमलों में इसराइल की कई इमारतें खंडरात में बदल गईं। वही मनाजिर हम सब ने देखे, वो मनाजिर सामने आ रहे हैं जो कभी गज़ा और लबनान से हमने देखे हैं। ईरान ने इसराइल की ऑयल रिफाइनरी को भी तबाह किया है, जो इजरायली जंगी तैयारों को फ्यूल देती थी। दूसरी तरफ इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी हैं। इसराइल ने ईरान की शाहरान ऑयल डिपो पर हमला करके कुदरती गैस के 2 इंस्टॉलेशंस और तेहरान में वजारत दिफा का जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह कर दिया है। ईरान इन हमलों को इसराइल के साथ अमेरिका को भी अब बराबर का जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका बराबर का जिम्मेदार है और इसके ने अमेरिका के साथ जारी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात भी ख़त्म कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ये वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने इसराइल का दिफा किया तो ईरान उनके पीछे भी आएगा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी दे रहे हैं तो कभी वापस उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की बात कर रहे हैं। आज भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने जहां धमकी दी कि अगर ईरान ने ख़ित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया तो अमेरिका पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से जवाब देगा। वही ये पेशकश की कि अगर ईरान अमेरिका की सालिसी मान ले तो हम ये जंग फौरी रुकवा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी मुआहदे पर जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि अमेरिका इजराइल गठजोड़ पूरी दुनिया के अमन के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। ईरान ने आलमी दुनिया को ख़बरदार किया है कि अगर इजरायली हमले ना रुके तो वो आबी गुज़रगाह, अबनाए हम्स को हर किस्म की तिजारत के लिए बंद कर देगा और ये दुनिया की सबसे अहम और हसास आबी गुज़रगाह है जो सऊदी अरब, ईरान, इराक़, कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात जैसे जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं उनकी आलमी मंडियों तक रसाई का वाहिद रास्ता है, ज़रिया है। दुनिया का तकरीबन 20% ख़ाम तेल जो है वो इसी रास्ते से गुज़रता है। तो नाज़रीन, अगर ये आबी गुज़रगाह बंद हो गई तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाएंगी और यही वजह है कि आलमी बिरादरी को इसकी फ़िक्र है। इसराइल ये मानता है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम इसके वजूद के लिए ख़तरा है, लिहाजा इससे ख़त्म होने तक हमले भी जारी रहेंगे और जंग भी जारी रहेगी। ख़ित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि इसराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ईरान भी कहता है कि हम जो है वो अपने दिफा में हम लोगों ने जवाब दिया है, अपने दिफा में हम लोगों ने जो है ना वो हमला किया है। तो आपको लगता है कि अगर दोनों तरफ से हमले रुकते नहीं हैं तो खित्ते में बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, मेरे ख्याल में जो लोगों की अभी असेसमेंट है, एनालिसिस है, जिस तरीके से ईरान ने रीग्रुप किया है और अपना आप को जो इनिशियल शॉक्स पहुंचे थे उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है तो वो बहुत सारे ममालिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब लोगों का ये सोच है कि अब ऐसा वक्त आने वाला है कि इजराइल के पास जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है या एरो सिस्टम है, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इनके पास मिसाइल ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक मिसाइल इज वर्थ $50,000। सो दैट्स वाई जो आप बता रही थी कि अमेरिका ने शिफ्ट किया अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है फ्रॉम यूक्रेन टू दिस साइड। जी जी। तो इन केस जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है तो अब तो लोग कहते हैं इजराइल इज गोइंग टू बिकम ए डिफेंसलेस स्टेट। चांसेस ये
जबकि ईरान के पास ये है, नेतन्याहू ने खुद कहा दे आर हैविंग अबाउट 20,000 मिसाइल्स। चले 20 न भी होगा, 10,000 भी हो, अगर अल्टरनेट डेट्स पे अगर 100 भी ये फायर करते रहे हैं, और ऑलरेडी देखें मिसाइल ने उनके सिस्टम को पेनिट्रेट कर दिया, दैट साइकोलॉजिकल बैरियर वो तोड़ चुके हैं। और जिस तरीके से हमने फुटेजेस देखी आज, जिस तरह हाइफा में हिट्स हुए हैं, तल अवीव में हुए हैं, इनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सिस्टम है, उनके हेडक्वार्टर्स है, मोसाद के हेडक्वार्टर्स हैं, इनके इवन जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे टारगेट हिट हुए हैं। सो दे हैव फेल्ड टू। इजराइल जब ईरान पर हमला करता है तो सबसे पहले जाहिर है रास्ते में जॉर्डन, इराक, फिर ईरान। तो जॉर्डन एक तरफ ये कहता है कि हम अपनी जो फ़ज़ाई हदूद है हम किसी जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन इजराइल के जो मिसाइल हैं, इजराइल जब हमला करता है तो उनकी फ़ज़ा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जब ईरान उधर से हमला करता है तो वो उसको इंटरसेप्ट कर देते हैं। तो मतलब ये है कि जॉर्डन पार्टी बना हुआ है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जहाज से इनके जहाज भी गुजरे भी हैं, वो जॉर्डन से भी है, इराक के ऊपर से भी है, सीरिया के ऊपर से भी, रीफिलिंग भी इन्हीं एरियाज में हो रही है। और फिर देखें कि जो अमेरिकन इंटरसेप्टर भी वहां पे इक्वली इन्वॉल्व है, उनके जहाज जो नेवल शिप्स से इंटरसेप्टर्स एक्टिव है, यूके वाले भी एक्टिव हैं। तो मतलब बहुत सारे मिलकर डिफेंड कर रहे हैं इसराइल को। बट अभी वो लोग कहते हैं कि ऐसा टाइम आएगा जब चीजें खत्म हो जाएंगी, और इवन कहते हैं अगर ईरान के पास खत्म होगी, व्हाट नेक्स्ट? उस सूरत में ये है कि अमेरिकन इन हो सकते हैं। सो देयरफॉर दी जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मैं समझता हूँ जो ईरान का है, वो चाहते हैं कि वो उनकी ब्रिगेडियर साहब मुझे एक बात बताएं, इसराइल के साथ तो ममालिक खुलकर सामने आ रहे हैं ना, अमेरिका पुष्ट पर खड़ा हुआ है, फिर आप यूरोप देखें, बरतानिया देखें, हर कोई खड़ा है। क्या तमाम मुस्लिम ममालिक इसी तरह ईरान का साथ देते हुए लग रहे हैं आपको? अगर इसराइल के पास सब कुछ खत्म भी हो जाए तो उसके पास बैकअप है दूसरे ममालिक जो उसके साथ खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, ईरान के साथ कौन है? इट्स नॉट, बिल्कुल चांसेस कोई नहीं है। द ओनली थिंग जो हम पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने और तुर्किया ने एक स्टैंड लिया है कि मॉरली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हम इनको डिफेंड करेंगे इंटरनेशनल फोरम्स पे, वहां पे जिस तरीके से अभी हमने सिक्योरिटी काउंसिल में बात की है। पाकिस्तान ने अच्छा डिफेंड किया है। जी हाँ, बिल्कुल। हम तो देखें कि खुल के हमने मदद की डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, और जो इनको हम मदद कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम में, इनका केस हम लड़ रहे हैं। बाकियों से हम तवक्को तो नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के एक रेलेवेंस अब रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान की जो कन्फ्रंटेशन में, तो पाकिस्तान के रेलेवेंस बहुत ज़बरदस्त बन गई है। पाकिस्तान को दुनियावी हर चीज़ में आगे रखते हैं। ट्रम्प ने तो 13 टाइम्स पाकिस्तान का जिक्र किया। सो पाकिस्तान हैज़ बिकम जियो स्ट्रेटेजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और अकॉर्डिंगली ईरानियंस एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन उनकी मदद की है इंटरनेशनल फोरम्स में, तो वो है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही है, जिस तरह आप अभी बात कर रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चांसेस है कि वो ब्लॉकेड की बात हो रही है, इसके बाद वो एनपीटी से निकल सकते हैं, ये भी एक थ्रेट वो कर सकते हैं। और एक जो डिक्री 2003 में इमाम खुमैनी ने दिया था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हो सकता है वो फतवा वापस लिया जाए और फिर एक कहें कि हम बनाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास से। लेकिन देखे, अल्टीमेटली मेरे ख्याल में वेस्ट का भी है और इजराइल का जो पॉलिटिकल एम जो है कि वो चाहते हैं एक रजीम चेंज करे, दिवे दे डिड इन लीबिया में किया या इराक में किया, और इवन सीरिया में आप देख लें जिस तरह चीजें डेवलप हुई हैं। तो एक वो मिलिटरीली दे वांट टू इंश्योर कि इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह हो और इनको हम पैरालाइज कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा कर नहीं सके हैं क्योंकि इनके जो न्यूक्लियर साइट्स दे आर स्टिल इंटैक्ट। नेतान्स का जो है टू सम एक्सटेंट इट वाज डैमेज, लेकिन स्टिल बाकी चीजें इंटैक्ट है। लेकिन फर्दो वाला जो है बहुत बड़ा है और वो 8 मील अंडरग्राउंड है। सो उसके लिए इजरायलीज चाहते हैं कि अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व होता कि बंकर बस्टर जो पेनिट्रेट करने वाले हैं वो अमेरिका के पास है, तो ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो, फिर उनके लिए ईरान के लिए मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, ईरान पर यह भी तनकीद हो रही है कि ईरान की जब इतनी पसली नहीं थी, ईरान को इस लड़ाई में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था, बातचीत पर आता, बातचीत पर मामलात को हल करता आकर। ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लंबी लड़ाई लड़ सके।
जी हाँ, देखें, लेकिन ये था कि ईरान भी एक बड़ा नाम इसलिए भी है, एक बड़ी सिविलाइजेशन है और एक उनकी एक बड़ी एक हिस्ट्री भी है। सो दैट्स वाई ईरान एक वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा मुल्क भी था। तो देखें उनकी एक जिस तरीके से वो डिक्टेशन जो न्यूक्लियर बातचीत में हो रही थी कि उन्होंने कहा थी यूरेनियम इनरिच आपने किया, इसको यहाँ से निकाल के थर्ड कंट्री में लेके जाते हैं, उसके लिए ये तैयार नहीं थे। तो मेरे ख्याल में वो जो सारे फैक्टर्स थे, इज्जत वाली प्राइड की बात थी, तो वो चीजें नहीं चाहते थे कि कोई डिक्टेट हमें कराए। और जिस तरीके से जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूनिलेटरी विड्रॉ किया था 2018 में, जो ओबामा ने करवाया था, तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में इनके पास ऑप्शन यही थी कि इसको कंटिन्यू करें एट ऑल कॉस्ट। इनकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इनिशियली कि इस तरह के अटैक्स आएंगे, लेकिन ये था कि अब जो रिसेंट अटैक हुआ, मेरे ख्याल में उसमें इजराइल ने रिसेप्शन भी हुए, डिस इन्फॉर्मेशन भी मार्केट की गई, जिसकी वजह से ये एसेस सही नहीं कर सके कि अटैक आज होगा कल होगा, क्योंकि संडे को बातचीत होनी थी ओमान में, तो उस चक्कर में बैठे रहे। लेकिन एक चीज बड़ी वाजह है, देखें जिस तरह पेनिट्रेशन हुई है ईरान के अंदर, स्पेशली मोसाद का जो पेनिट्रेशन हुई, आप देखें ना, एक पूरी ड्रोन की यूनिट वाज एस्टेब्लिश इनसाइड ईरान, लाइक यूक्रेन ने जो किया है, जो ही ईरान इजराइल ने ईरान में किया है। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये है कि लोकल ईरानीज भी इसमें इन्वॉल्व है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। और लेट्स रूल, वी कैन नॉट रूल आउट कि इंडियन रॉ फैसिलिटेट इसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि कतर में स्पिनाच में जो वाकयात हुए थे उसमें इंडियन नेवी के 7 ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, जो दे वर स्पाइंग फॉर इजराइल, जो एक कतर एक सबमरीन डेवलप कर रहा था। सो इसमें बहुत सारे डायनामिक्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में देखने वाली। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मुझे। नाज़िम वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद नाजरीन एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी बजट आ चुका है, लेकिन आवाम के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आई है। जहां हुकूमत इस बजट को मुआशी इस्तेहकाम मान रही है, वहीं एक आम शहरी इसे अपने लिए सज़ा समझ रहा है। शहरी बजट में टैक्सेस के नए शिकंजे से परेशान हैं। वुज़रा अपनी तकरीरों में मुआशी खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। हैरत की बात यह है कि आवाम चीखों पुकार से पहले इस बार खुद हुकूमत के अपने इत्तेहादी हत्ता के वज़ीर बोल रहे हैं। कोई इसे माली फहाशी का नाम दे रहा है, तो कोई लाइल्मी और कोई ला ताल्लुकी जाहिर करके मजबूरी का इजहार कर रहा है। बैरिस्टर अकील मलिक को मैं एक प्रोग्राम में सुन रही थी, वो कह रहे थे जो ख्वाजा आसिफ के सेंटिमेंट्स हैं वो वैसे ही सेंटिमेंट्स हमारे भी हैं। बात यहाँ तक रुक भी जाती तो ठीक, वज़ीर आज़म साहब जो इस बजट के 99% नहीं बल्कि 100% जिम्मेदार हैं, वो इस बजट पर ऐसे नोटिस ले रहे हैं जैसे उनका कोई ताल्लुक ही ना हो, उससे उनसे बाला बाला सब कुछ हो गया हो, जैसे बजट की तैयारी में उन्हें डाला ही ना गया हो, या यूं कह लीजिए हमारी जो वजारत ख़जाना है बिल्कुल उनके ताबे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत के इत्तेहादी है वही कह रही है कि बजट हमारा है ना, हमें एतमाद में लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो पीपल्स पार्टी बजट को वोट नहीं देगी। क्या कहा शाह साहब ने, ज़रा सुनिए। चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत आई है कि अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो बजट सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज भी इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है सोलर पैनल्स पे। वो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को आप बिजली पहुंचा नहीं सकते, ऊपर से आप टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर ये नहीं करेगा तो इस वक्त की जो पोजीशन है, पीपल्स पार्टी वफाक में बजट को सपोर्ट नहीं करेगी अगर ये दुरुस्त नहीं करते। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत के बाद ज़ाहिर है सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या ये बजट इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुआशी मसला कम और सियासी दर्द सर बनने जा रहा है। सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी के बजट पर एतराज़ात सिर्फ क्या ये समझा जाए महज एक सियासत है, बारगेनिंग टैक्टिस हैं, या फिर वाकई इत्तेहादी सफ़ों में ये कहें दरार पड़ चुकी है। अब आते हैं अपोजिशन यानी पीटीआई की तरफ, जो पिछले कुछ अरसे से पार्लियामेंट में हुकूमत को चैलेंज कर पा रही है, ना ही सड़कों पर कोई टफ टाइम दे रही हैं। बजट पर भी पीटीआई की मुखालिफत बयानात और ट्वीट से आगे बढ़ते हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सबकी तनख्वाहें बढ़ी, एमएनएस की बढ़ी। अगर पीटीआई को इतना ही आवाम का ख्याल था तो किसी ने एप्लीकेशन दी कि हमें नहीं तनख्वाहें चाहिए बढ़ी हुई, आप आवाम को दें पैसा, उधर से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेल से इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल ज़रूर दे रखी है, मगर हतमी तारीख सामने नहीं आई है, ना कोई तैयारियां हैं। सवाल ये है कि क्या पीटीआई सियासी तौर पर थक चुकी है या फिर ये खामोशी किसी तूफ़ान का पता दे रही है। जो जेल से हमने ये भी खान साहब के पैगामात सुने
कि कुछ लोग ऐसे हैं, ये अलीमा बीबी ने फरमाया था, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर एक बार फिर अपने मखसूस अंदाज में दोबारा इस्लामाबाद आने की वार्निंग हमें वो देते नज़र आए कि इस बार जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। क्या गोलियां चलाने वाली धमकी एक सूबे के वज़ीर आला के शायाने शान है? मज़ाहमत की पॉलिसी को लेकर शायद हुकूमत अब PTI के कारकुन भी अली अमीन गंडापुर की जारहाना जो स्टेटमेंट्स हैं शायद उनको इतना सीरियस नहीं लेते जितना वो 1 साल पहले तक लेते थे, 26 नवंबर के एहतजाज तक लेते थे। PTI आज जिस हाल में, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर PTI वाकई इमरान खान को जेल से बाहर लाना चाहती है तो इसे अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाना होगा? PTI के तर्ज सियासत और वफाकी बजट पर जो एतराज़ात आज उठ रहे हैं उस पर मैं बात करूँगी। लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना, साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब लाहौर में मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आप लाहौर आए, आपने वक्त दिया। बजट पर सबसे पहले मैं आपका टेक लेना चाहूँगी। बड़ा रिवायती सा, हमें भी अब सवाल ये रिवायती लगता है कि अवामी बजट है ये। पहली बात तो आपने मुझे ऐसा खुशामदीद किया है लाहौर में जैसे मैं पता नहीं कि छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। कल सुबह 7 दहशतगर्दी के मुकदमे जिनको फेस करने के लिए सुबह जाना है, फिर तारीख पड़ी हुई है, फिर जाएंगे। अच्छा जी, बजट के जो है, बजट आने से पहले कुछ 1-2 दिन पहले मैंने कहा था कि 3 सवाल हैं जिनके जवाब पे मुनसर होगा कि हमें ये बजट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। पहला सवाल ये है कि क्या इससे खसारा जो है वो कम करने में मदद हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि इतने बड़े बड़े खसारे होते रहे हैं कि कर्ज़ों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब हम कर्जे सिर्फ पुराने कर्जों की वापसी के लिए नहीं ले रहे, अब हम कर्जे सूद की अदायगी के लिए भी ले रहे हैं। तो पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल जो है, और उस सवाल के चले मैं बोल देता हूँ, जो बजट जो है उस हद तक इस बजट का सवाल का जवाब जो है वो मस्बत है। बजट में जो आदादो शुमार है उसके मुताबिक कमी की जाएगी। क्या वाकई में वो हदफ हासिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो तो जिस वक्त साल चलेगा तो उस वक्त पता चलेगा। जिस तरह इस साल आपने देखा कि 1000 अरब रुपए की कमी हो चुकी है FBR के महसूलात के अंदर टारगेट से, सो उस पर मुनसर होगा, लेकिन बजट की हद तक उसमें कमी है। दूसरा सवाल ये था, क्या आपको अखराजात और टैक्स दोनों जो हैं उसके अंदर इंसाफ नजर आएगा या नहीं नजर आएगा? और उसमें आपको कोई इंसाफ नजर नहीं आया। वही जो आपका जो सबसे बड़ा जो नई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आ रही हैं, आपने पेट्रोलियम लेवी जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, 30 रुपए से 60 रुपए से 70 रुपए से अब 90 रुपए के ऊपर ले गए। उसके अलावा एक और नाम से दोबारा वही टैक्स लेने का है, एक नाम लगा दिया कार्बन लेवी। कार्बन लेवी। सो अब PDL, सिर्फ PDL जो पेट्रोलियम लेवी है वो 14 को 60 अरब रुपए की तो सिर्फ वो है, उसके ऊपर 40 अरब रुपए के करीब ये 1500 अरब रुपए ये हैं। लेकिन सबका मानना ये है, और जैसे कि वज़ीर ख़जाना ने खुद कह दिया कि जी अगर हमारी वो जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई तो को 500 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाएंगे। और वो आप देख लीजिएगा जिस वक्त वो वक्त आएगा, और ज़्यादातर उसके चांसेस ये हैं कि वक्त आएगा तो ये पेट्रोलियम लेवी में और इजाफा किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का बोझ किसके ऊपर ज्यादा पड़ता है? एक आम आदमी के ऊपर पड़ता है। वो डीजल महंगा होता है तो बस का उसका किराया महंगा होता है, सब्जी फल जो है उसकी कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल में जो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालता है वो महंगा हो जाता है। आपको क्या नहीं नजर आया? आपको कोई बड़े जागीरदार के ऊपर कोई नया टैक्स कलेक्ट होता हुआ नजर आया? मैंने ये नया सवाल करने लगी थी, जागीरदार पर नजर आया? क्या आपको ताजर पर बड़े आया? मंडियों में बैठे हुए ताजरों के ऊपर कोई नया टैक्स, प्रॉपर्टी कहीं नजर आया? कोई आपको नजर आया? कहीं पे भी रिलीफ मिली? वो रियल एस्टेट वाले हमारे दोस्त कहते हैं जी रिलीफ बड़ी कम है, चलो कम होगी लेकिन रिलीफ है, ठीक है ना, इतना मानते हैं। टैक्स मजीद डेफिनेटली उसके ऊपर कोई नहीं है। तो बड़े बड़े जो ताकतवर तबके हैं जिनसे टैक्स नहीं वसूल कर सके, ताजर 2 स्कीम लाई गई 2 पिछले साल की, ये है जिसको कहना चाहिए एक बदकिस्मती से एक नहीं 2 पाकिस्तान। 2 पाकिस्तान की कहानी पिछले बजट से बड़ी वाज़ेह हो जाती है। एक तरफ क्या हो रहा है कि तनख्वाहदार मुलाजमों के ऊपर टैक्स में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। पहले 9-10 माह के अंदर उनसे 150 अरब रुपए मजीद टैक्स इकट्ठा कर दिया गया, तकरीबन 50% टैक्स का इजाफा यकमुश्त एक बजट में कर दिया गया। साथ ही ऐलान किया गया जी हम बड़े बड़े ताजरों से जो है बड़ा टैक्स लेंगे, और बड़े उन्होंने हमने कोई नई स्कीम लाई है, ताजर 2 स्कीम होगी, 100 मिलियन रुपए, 10 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठे कर सकते, 150 अरब रुपए तनख्वाहदार मुलाजिम से ले लिया।
ये इसको मैं बोला था ना कि ये जाहिर करता है कि हाँ। एक नहीं दो पाकिस्तान है, ताकतवर के लिए अलग है और कमजोर के लिए अलग है। बिल्कुल। तो इंसाफ वाला सवाल तो बिल्कुल ही उसका मनफी जवाब आ गया। और तीसरी जो चीज़ थी, तीसरा सवाल ये था, क्या आपको पाकिस्तान की मईशत की सिमत बनती हुई नज़र आएगी जिससे हम ये तवक्को कर सकें कि फौरी तौर पर नहीं लेकिन हम एक बेहतर मईशत की तरफ, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत की तरफ जा सकेंगे और उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, आमदनी में इजाफा होगा? ये बात तो हम करते हैं, आप भी करते हैं। क्या IMF से जान छुड़ाए बगैर बेहतरीन मईशत की हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बल्कि ये उल्टा है। कैसे? शाजिया, ये उल्टा है। जब तक आप ये एक नई मईशत के ढांचे की बुनियाद नहीं डालेंगे, आप कभी भी IMF से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। ये जो पुरानी मईशत है, इसको आसान अल्फाज में जो हम कहते हैं ना कि आपने सोना देने वाली मुर्गी से अंडे अगर आप ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो मुर्गी ज़िबाई हो जाएगी। तो अब ज़िबा होने के करीब मईशत आ चुकी है। पुरानी मईशत जो है, आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, दुनिया जो है वो तब्दील हो गई है। पिछले 30 साल में दुनिया की मईशत मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। दुनिया की मईशत का हुजम क्या है? 100 ट्रिलियन डॉलर, 100,000 अरब डॉलर की मईशत है। पाकिस्तान की मईशत कितनी है? 350 अरब डॉलर की। मतलब पाकिस्तान की मईशत एक छोटा सा तालाब है और दुनिया की मईशत एक समंदर है। नमक के बराबर आप कहते हैं। तो जब तक आप उस समंदर के अंदर तैरना नहीं सीखेंगे, कश्ती चलाना नहीं सीखेंगे, तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। जब आप बातें करते हैं, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि असद उमर के पास अगर इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी तो असद उमर साहब अपने दौर में इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? पहली बात तो असद उमर की जात की बात नहीं है, तो तहरीक इंसाफ का सवाल होगा ना। ऑफ कोर्स। आखिरी साल तहरीक इंसाफ की मईशत में GDP की तरक्की का रफ्तार 6.1% या 2%, और उससे पिछला साल 6.1%, यानी 2 साल तवातुर से 6% से ज्यादा मईशत की रफ्तार में इजाफा। 2007-8 के बाद पहली दफा यह हुआ था कि 2 साल तवातुर से 6% से ज्यादा इजाफा हो रहा था। पिछले 3 साल के अंदर जब से हुकूमत बदली है, जब से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, ये भी मैं लोगों को याद दिलाता हूँ, वो ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को नई कोई हुकूमत आई है, वो कह रहे हैं जी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल हालात थे उससे बहुत बेहतर करने को तैयार हो गए। पिछले साल भी मियां साहब आप ही थे। 2022 से ये चौथा बजट है शहबाज शरीफ ने वजीर आजम तवातर से पेश किया। अच्छा जी, सो वो 6% पे मईशत जो बढ़ रही थी, तो मियां साहब के आने के बाद क्या हुआ? 3 साल के अंदर 1.6% की औसत से मईशत बढ़ रही है। तो भाई हम बहुत अच्छे नहीं थे, हम बड़े निकम्मे थे, लेकिन 4 गुना ज्यादा तेजी से तरक्की हो रही थी बनिस्बत जो पिछले 3 साल से। इसका भी जवाब सुन ले। वो कहते हैं जो करके गए हैं वो भुगतना तो हमें पड़ रहा है। अच्छा, वो भुगतते हुए 3 साल गुजर गए भाई। हम जो है, हमारी भी देखे संजीदा मैं आपको जवाब दूं, मैं इदाद शुमार के अंदर जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी आप उठा के देख लें, जो पाकिस्तान का बैरूनी खसारा होता है ना, वो सबसे बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए आप बार बार IMF के पास जाते हैं कि जब बैरूनी खसारा ज़्यादा बढ़ जाए। जिस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जिस वक़्त असद उमर वज़ीर ख़जाना बने, पाकिस्तान की तारीख में ना उससे पहले ना कभी उसके बाद इतने बड़े बैरूनी खसारे हो रहे थे जो हमें मिले। तो जितने बुरे हमें हालात मिले थे, और आपको पता है मैं IMF के साथ नेगोशिएशन के अंदर बैठा हुआ, हम अवाम के वोट लेके आए हुए, हम लोगों के साथ उठने बैठने वाले, हमने तो अपनी अवाम के लिए लड़ना है। तो मैं उससे वो लड़ रहा हूँ। जर्मन था हैरल्ड फिशर, उसका हैरल्ड फिंगर, सॉरी, IMF का जो हेड था, हेड ऑफ मिशन। मैंने उसे कहा यार तुमने आज तक कभी इतनी सख्त जो है वो कंडीशंस नहीं डाली है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, तुम अब क्यों डाल रहे हो? उसने कहा असद साहब इतने बुरे हालात भी आपके कभी पहले नहीं थे। ये IMF के मिशन हेड की स्टेटमेंट थी मुझे, और बात ये थी कि बात थी कि सच बोल रहा था, ठीक है ना। उसके बावजूद हमने तरीका निकाला, हमने सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना से जाके पैसा इकट्ठा किया, हमने कम मुश्किल जो है अवाम के ऊपर डाली। तो 3 साल के अंदर उस मुश्किल के बाद आप 6% ग्रो कर रहे थे। 3 साल के बाद अब आपकी ग्रोथ क्या हो रही है? 2.5-6% ग्रोथ हो रही है इस साल, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर है कि जी कमाल हो गया। पहली बात तो 2.6% जो है ये पाकिस्तान की 76 साल जो इतनी मईशत गुजरी ना, उसके कमजोर तरीन सालों में से एक है। अब इसको जरा सा कुरेदते हैं ना, ये 2.6% को अंदर देखते हैं। बड़ी सनतें जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो 1.5% मनफी है, यानी सुकड़ गई जो सनती पैदावार थी बड़ी सनतों की, वो पिछले साल से भी कम हो गई।
और आपको पता है वो 3 साल पहले जो हमारी हुकूमत जो बहुत ख़राब थी ना, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी, वो 3 साल पहले जो सनत थी उससे 10% कम है। जी, जी। 10% कम 3 साल गुजरने के बाद। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। छोटी सनतों के साथ क्या हुआ? छोटी सनतों का वो कहते हैं इस साल 8.8% इजाफा हुआ। फ़र्क क्या दोनों के अंदर? जो बड़ी सनतें हैं उनका डेटा जो है, आदादो शुमार जो है वो रिपोर्ट होते हैं, हर महीने आते हैं। जो छोटी सनतें हैं वो तखमीना लगाया जाता है, वो तखमीना, वो अंदाजे लगते हैं। इसी तरीके से बड़ी फसलें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। किसी भी ज़राअत वाले से पूछ, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। 5 बड़ी फसलें जो आपकी कपास की फसल का बेड़ा गर्क हो गया है। 30 साल में सबसे कम पैदावार, गंदम, चावल, गन्ना, आलू, सारी जो बड़ी मेज, सबकी फसलें जो हैं, मकई जो है, सारी मनफी। मैं वो देख रही थी भिंडी लोग वो जानवरों को डालने पे मजबूर हो गए। अच्छा, लेकिन जो ₹1 मन कोई। अच्छा, वही मौजज़ा जो मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर सनतों के अंदर हुआ, वही मौजज़ा यहाँ हुआ। जो छोटी छोटी फसलें हैं जो तखमीनों पे होती हैं, उसके अंदर जो है 4.8% का इजाफा हो गया। तो ये 2.6% भी जो है, ये अल्लाह जानता है इसमें 2.6% में कैसे आया। मुझे ये बताएं कि IMF के साथ आपने भी बताया कि आपने निगोशिएशन की, क्या ये हमारी बदकिस्मती रही है कि अवामी लेवल का बंदा हमारे सरों पर मुसल्लत नहीं किया जाता, जो निगोशिएट कर सके? जाके बाहर से आते हैं, बैग उठाते हैं, बात करते हैं, अवाम की उन्हें तकलीफ़ों का क्या पता हो? वो अवाम में कभी बैठे हैं? क्या उनके स्टेक्स हैं कि हमने अवाम से वोट लेना है, हम आपके लिए कुछ? कितना बड़ा फैक्टर है कि एक अवामी नुमाइंदा हमारे सरों पर मुसल्लत नहीं होता है जो हमारे लिए जाकर बात कर सके IMF से। देखें, हमें जो है ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है जिसको कभी हमने देखा नहीं है। और मैं को अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा। जो अच्छा हुकूमती कारकर्दगी की 2 मुख्तलिफ जुज़ होते हैं, वो जब यकजा होते हैं ना तो कामयाबी मिलती है। बिल्कुल। एक है टेक्नोक्रेट और एक्सपर्टीज़, महारत, एक फील्ड के अंदर अपनी उसकी एक आपके पास जो है जान पहचान होना, ठीक है जी, वो होती है ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर और टेक्नोक्रेटिक लेवल के ऊपर। आपके अवाम की मुश्किलात क्या हैं? मैं नाम ही उनका लूँगा, वो हमारी हुकूमत में बाद में बड़े ओहदे के ऊपर रहे, वो वज़ीर आज़म के पास आए हुए, तो उन्होंने शुरू में हमारी हुकूमत बनी तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब हमें एक सर्वे करना चाहिए और अवाम के जाके पता करना चाहिए उनको क्या ज़रूरत है, वो उनकी क्या प्रायोरिटी है। मैंने कहा भाईजान हमारे साथ निकलो वोट लेने के लिए, लग पता जाएगा सुबह से लेकर शाम तक आलू भाव का प्यार, और आपको पता चले जाएगा कि अवाम एक्चुअली चाहती क्या है। वो अवाम आपको खुद बताती है। आपकी अगेंस्ट कोई साजिश चल रही थी? नहीं, मेरी साजिश की बात नहीं, मैं तो एक उसूली बात कर रहा हूँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें यकजा होना ज़रूरी है। आप ये मईशत के मामलात जो हैं वो सिर्फ टेक्नोक्रेटिक नहीं है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ इंसानी ज़िंदगी जो हैं वो शामिल हैं। उनके आपने एहसास का ख्याल रखना है, उनके दर्द का ख्याल रखना है। आप सिर्फ टेक्निकल कागजी किताबों की बुनियाद पर नहीं कर सकते ये फैसले। और अगर कोई टेक्नोक्रेट अच्छा मिलता है आपको, मनमोहन सिंह बड़ी कामयाबी की मिसाल है ना, वो आए सियासत का हिस्सा बने, 20 साल 25 साल कांग्रेस के साथ सियासत की, बाद में जाके वजीर आजम बने, इलेक्शन लीड किया, जीते। ऐसे आए जो भी आना है। मुझे एक और चीज़ बताएं कि IMF को ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती हैं कि तनख्वाहें आप 3 लाख से बढ़ाकर आप अचानक 21 लाख कर दें, वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ हो रहा है, वज़ीर आज़म हाउस के अतिये के लिए 22 करोड़ रखा जा रहा है। यहाँ आप कन्विंस क्यों नहीं कर पाता IMF? एक MPA जो है वो बीमार हो गया, अल्लाह ताला उसको शिफा दे, उसके इलाज के लिए बैरून मुल्क 7 करोड़ रुपए एक MPA के इलाज। ये निज़ाम क्यों चलता है कि ये IMF का काम नहीं। ज़रा हर एक का ना तवक्को जो है वो ठीक रखें। मसलन भारत ने हमारे पर हमला कर दिया, ठीक है जी, अब हमने टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे मुल्कों से ली हुई है, हमारे पास इक्विपमेंट दूसरे मुल्कों का है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ से आई है, और जो हमने कामयाबी हासिल की जिसमें सारी दुनिया से हमें दाद तहसीन मिली, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों को फ़ख्र हुआ, वो बहुत सारा चाइना के लेकिन लड़ना खुद पड़ता है। बिल्कुल, आपको लड़ाई खड़े होकर खुद लड़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए IMF का ये काम नहीं है। IMF को क्यों आपने बुलाया? आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर कम हो रहे थे, आपको कोई कर्जा देने को नहीं तैयार था। IMF ने आपको कहा कि जी ठीक है, आप से हमें अगर कर्जा चाहिए, उसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी जब कोई आपको कर्जा ना देने को तैयार हो तो तब IMF आता है। ये हमारी शराइत हैं ताकि आप ये कर्जा वापस भी कर सके।
IMF का काम है सिर्फ आपको दिवालिया होने से बचाना। उनका काम नहीं है कि आपके अवाम की ज़िंदगी बेहतर करें, आपके अवाम के लिए सेहत का निज़ाम बेहतर हो, तालीम बेहतर हो। मैं एक मिसाल दे दूं, IMF के मुआहदे के अंदर ये पहली दफ़ा हो रहा है पिछले 3 साल में, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके अंदर क्योंकि बजट का खजाना कंट्रोल नहीं हो रहा, तो IMF ने ये कहा है कि सूबे जो हैं वो अपनी जो महसूलात होंगी वो सारी खर्च नहीं कर सकते, उनको एक बजट का सरप्लस रन करना है, इजाफी रखना है। उन्होंने पैसा बैंक के अंदर पड़ा रहेगा, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो पहले 200 अरब था, 400 अरब था, अगले साल 1450 अरब रुपए सूबों ने जो है वो खर्च नहीं करना। ये 1450 रुपए कौन सा है? ये वो है क्योंकि तालीम, सेहत, पानी, इस किस्म की तमाम चीजें जो है सूबाई जिम्मेदारी है। तो सूबे ने जो अपने अवाम की सेहत पे पैसा खर्च करना था, जो तालीम पे खर्च करना था, जो और जरूरियात पे खर्च करना था, वो नहीं खर्च कर सकते, बजट की खसारी के लिए करना है। लेकिन क्या इसमें IMF का कसूर है? नहीं, आपको IMF ने रोका है आप जाके बड़े ताजिरों से टैक्स ले लें, वो तो आपसे बार बार कहते हैं लो टैक्स, वो आपको रोकते हैं बड़े जमींदारों से टैक्स दें, वो आपको रोकते हैं रियल एस्टेट पे लगाएं। मैं आपको मिसाल देता हूं आपको कि चंद साल पहले हमने हमारी हुकूमत के वक्त एक बेनामी प्रॉपर्टी का कानून पास हुआ, वो उसका क्या बना? वो तो हमें इम्प्लीमेंट होता है। आधा पाकिस्तान जो है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बेनामी लोग लेके बैठे हैं। कोई एक केस सुना है आपने कोई हुआ हो? IMF ने रोका इससे। तो अगर आप नहीं लेंगे, अगर आप उसके ऊपर जिसके ऊपर जोर डालना चाहिए नहीं डालेंगे और गरीब आदमी की जेब से पैसा निकाल के या पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में ले लेंगे, तो IMF को क्या एतराज है? उनकी तो ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी आवाम की। बिल्कुल, मुझे PTI का रवैया दुरुस्त है। PTI को क्या करना चाहिए, क्योंकि PTI इस तनकीद से बाहर निकल ही नहीं पा रही है कि जो इन्हें 8 फरवरी 2024 के बाद करना चाहिए था, ये नहीं कर पाए। फिर PTI में 2 तरह के चेहरे हैं। PTI में ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, बजट पे शोर भी मचा रहे हैं, उस दिन कॉपियां ये वो फलां फलां। तनख्वाहों में तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अगर तहरीक इंसाफ की सियासत को देखें, तहरीक इंसाफ की जो पुरानी जो भी पोजीशन रही है इन ऐसे मामलात के ऊपर, उसके ऊपर देखें, और मेरे बहुत से दोस्त इस वक्त तहरीक इंसाफ के असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, वो बहुत नाराज़ होंगे मेरी ये बात सुन के, लेकिन मेरे ख्याल में जिस वक्त कट मोशंस पास हो रही होंगी, तहरीक इंसाफ को जमा करानी चाहिए कट मोशन कि ये जो MNAs की तनख्वाह में इजाफा किया जा रहा है, ये इजाफा जो है ये ना किया जाए, और अगर वो तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो मुतबादिल बताएं कि कौन से ताकतवर तबके हैं पाकिस्तान के जिनसे पैसा दिया जाएगा, अवाम को किस मद के अंदर रिलीफ दी जाएगी, उसके साथ बेशक इसकी तनख्वाह भी अपनी बढ़ा लें। लेकिन अगर जैसे अभी बजट रखा हुआ है, मेरी जाती राय है और मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान से मशवरा किया जाएगा, इमरान खान ने बिल्कुल यही कहना है कि इसकी मुखालफत करो। इमरान खान से मशवरा ही तो समझ नहीं आती, मशवरे वो देते किसको हैं? बाहर जो आता है वो अपनी जुबान बोलता है, अलीमा बीबी अपनी जुबान। ये तो तहरीक इंसाफ का किया हुआ नहीं है ना, ये तो आपने किया उनके साथ। देखें, बहुत तनकीद होती है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर भी। आप हालात तो देखें जिन हालात के अंदर उनको ये काम करना पड़ रहा है। आसान है मशवरा देना, नहीं उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए, लेकिन जिन हालात में वो काम कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल हालात नहीं है। कोई नॉर्मल सियासी पार्टी के जिस तरह एक अमूमी मामलात चलाए जाते हैं, वो उन हालात का सामना नहीं कर रहे। लेकिन ये तो किसी ने मना नहीं किया ना कि इमरान खान अंदर अगर कोई बात कर रहे हैं तो बाहर आके आप तोड़ मरोड़ कर पेश करें। अलीमा बीबी कुछ कह देती हैं। आपको तो 2 मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनमें मैं तो कम से कम तफरीक करता हूँ। एक वो क्योंकि जो हालात बहुत मुश्किल हैं तो उसमें वो गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक हद तक वो अपने आप को महफूज करके चल रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये भी गलत है, देखो इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है तो ये क्यों कर रहा है, लेकिन वहां तक मेरी समझ में आता है कि वो सारे जेल में भी चले जाएंगे तो क्या 10,000 से ज्यादा जेल में थे ना एक वक्त के अंदर। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे जरूर लगते हैं कि बाकायदा ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे, इमरान खान को नुकसान पहुंचे, वो वाकई में जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं। नाम ना बताएं, ये KP में बैठे हुए ये लोग, ये पंजाब नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ एक जगह पे नहीं है। उस कुछ पार्टी ओहदों के ऊपर भी ऐसे नजर आते हैं, सीनियर, हाँ, पार्टी ओहदों के ऊपर भी ऐसे लोग नजर आते हैं, और सूबाई ओहदों के ऊपर भी ऐसे लोग नजर आते हैं जहां पर ये शक होता है। अब अल्लाह जानता है अंदर हो क्या रहा है, लेकिन शक जरूर। एक बड़ी तहरीक, बड़ा एहतजाज नागुज़ीर है इस वक्त। देखिए, अब मैं बहुत बड़ा हामी रहा हूं डायलॉग के जरिए और बातचीत के जरिए मामलात हल करने के लिए, ठीक है ना, मैं आज भी उस पर यकीन रखता हूं। कोई ऑफर है इस वक्त तहरीक इंसाफ के बाद बातचीत की?
आप जब उनको कोई चॉइस ही नहीं छोड़ेंगे, आपने दीवार के साथ लगा दिया ना। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा इमरान खान और बीबी और शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा जेल में पड़े रहे जेल में, और पता नहीं वर्कर कितने बेतहाशा वर्कर। अच्छा, इसको वर्कर 26 नवंबर वाले एहतजाज के बाद कुछ तो शहीद हो गए, कुछ जेलों में चले गए, कन्विक्शंस उनकी हो गई हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो घरों से भागे में महीनों से छुपे हुए फिर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये सब मुश्किल से गुजरते रहे, पार्टी बोले यार अच्छा चलो कुछ नहीं हो सकता। हम बात तो मेरे ख्याल में पार्टी के पास आपने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है सिवाय इसके कि वो कोई तहरीक चलाएं, कोई दबाव पैदा करें। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है, देखिए 24 नवंबर को जो मोबिलाइजेशन की गई पिछले साल, वो कमाल की मोबिलाइजेशन, बेतहाशा बंदा इसी लीडरशिप ने निकाला। ठीक है ना, इमरान खान की कॉल तो हमेशा होती है, लेकिन इसी लीडरशिप ने निकाला, बेतहाशा बंदा था। मुझे उस पर एतराज सिर्फ ये है कि जब इतनी बड़ी चीज आप करने जा रहे थे तो कोई इबाम नहीं होना जाना था ना आगे क्या होना है। ये नहीं होना चाहिए था कि जब बंदे वहां पर आ गए हैं तो बहस हो रही है, डी चौक जाना है या संजानी रुकना है। आधे कह रहे हैं कि नहीं जी खान साहब ने तो कह दिया था संजानी रुक जाए, दूसरे कह रहे हैं नहीं कहा था। ये लैक ऑफ प्लानिंग, क्योंकि दबाव, देखिए मैं बार बार यही बात और एक दो में फिर दोहरा देता हूं, तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टी है ना, कानून की सरबुलंदी भी यकीन रखने वाली पार्टी है। वो कोई फिजिकल इनकलाब की पार्टी तो नहीं है कि हम जाएंगे लाखों लोग लेके आएंगे, शराय दस्तूर के ऊपर जाएंगे इस्लामाबाद में, और एक तरफ से शुरू होंगे इलेक्शन कमीशन उड़ा देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर पार्लियामान, फिर प्रेसिडेंट हाउस, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस, और निजाम उलट देंगे। लेकिन ना बात ये वो नहीं कहते ना। हाँ, नहीं तो कहते। जब ये नहीं कहते तो चलो लाखों लोग भी जब आ जाएंगे तो फिर उस लाखों लोगों के दबाव से बातचीत ही करके कुछ निकालना है ना। तो उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बातचीत करनी है, किस चीज के ऊपर सेटल करना जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्या जो है रेड लाइन है जिसको नहीं क्रॉस करनी। ना वो कहते हैं इनकी बातचीत शुरू होती है इमरान खान की रिहाई से, इनकी बातचीत शुरू होती है जितने भी पीटीआई के लोग पकड़े हुए उनको आप रिहा कर दें। अदालतों के मामलात है, अदालतों ने देख लिया, बातचीत कैसे इमरान खान की रिहाई से शुरू करें। खुदा का खौफ है वाकई में, सीरियसली ये वो कहते हैं और आपकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि ये अदालतों के फैसले, ऐसे मजाक करें ना। देखिए बातचीत उनको बिल्कुल इधर से शुरू करनी है, बिल्कुल। अगर वहां पे वो ये बैठ के वो वर्कर्स जो इस मुश्किल में, वो लीडर्स जो इस वक्त मुश्किल में, इमरान खान बीबी, अगर वो इनकी रिहाई की बात नहीं करेंगे तो उनको टेबल पे बैठना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल यहीं से बात शुरू होनी चाहिए। उसके बाद उस बातचीत का क्या कल होगा, परसों होगा, उनको नए इलेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। वो नया इलेक्शन आज होगा, 6 महीने बाद होगा, साल बाद होगा, ये सब बातों के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी। आपको 100% जो आप चाहते हैं वो नहीं। असद उमर चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ में वापसी हो और अपने ये जो मशवरे हैं ये उनको दें। मेरे जो तजर्बा आपके पास है उनके पास तो ये तो मेरा ये भी मेरा फायदा ना, मैं जो मशवरा देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ। मैं पार्टी पॉलिसी से बंधा नहीं हूँ, तो मैं नहीं देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा कोई सियासत में जाने का इस वक्त इरादा नहीं है। जब तक खान बाहर नहीं मेरी तमाम तर हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ थी और हैं। और अगर इमरान खान किसी मौके पर असद उमर की वापसी चाहें और असद उमर की सर्विसेज चाहें। ये 700 दफा सवाल पूछा गया है। मैं सियासत नहीं हूं, किस तरीके, ये पहली दफा मैं सियासत में कौन था, मुझे कोई शौक था सियासत में। मेरे खान साहब ने बार बार जो है उन्होंने कहा अब तो चले वो अब जरा आगे आ गई हैं, तो मैं उनका नाम लेता हूँ। अलीमा खान के घर में इधर लाहौर में आखिरी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये फैसला हुआ। मैंने चाहते मुझसे चाहते क्या है, पट्टी चले असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान ने कहा हाँ मुझे ये चाहिए। तो हम तो पहले भी आए थे ना। अब मैं सियासत नहीं, उसके अलावा आप मुझे बताएं पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत चाहिए, बगैर किसी पैसे के, मुफ्त, बगैर झंडे, बगैर किसी ओहदे के करने को तैयार। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़जाना, साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा। क्योंकि जब भी ये सामने आते हैं तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर ज़हन में आता है, तो ये कहना ज़रूरी है, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।